हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 का ये अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया हुआ है जो कि जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। अभी तक जो आए हुए थे वह अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करते थे, और ये जो अभी स्टार्ट किए गए हैं वह अपडेटेड स्टडी मटेरियल हैं जो जनवरी से मार्च तक का है। और अभी एक और आएगा जो अप्रैल से मई तक के करंट अफेयर को कवर करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। अभी हमने इसकी जो पहली क्लास कंप्लीट की है तो उसमें पॉलिटी की मतलब कि जो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो आपके मेजर टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक को कवर किया, तो यहाँ तक आपके सभी टॉपिक कवर हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो इस तरीके से इसके टॉपिक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से सभी के बारे में इसमें बताया है कि सुरक्षामय स्थल, द्विपक्षीय संबंध, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। तो इस तरीके से इसका ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। चलिए तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहला टॉपिक आता है बहुपक्षीय संगठन के बारे में, जिसमें बहुपक्षीय संगठन के अंतर्गत आता है क्वाड। क्वाड एक तरीके से जो है वह एक अधिनियम है, इस एक तरीके का अधिनियम है जो जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चले तो जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने स्ट्रेंथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशन या स्ट्रेंथिंग द क्वाड एक्ट को पारित किया हुआ है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्वाड के चारों सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है ताकि एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, लचीले, सुव्यवस्थित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं कि क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग को आसान बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा, और अमेरिकी विदेश मंत्री को यह कार्य सौंपा गया है कि क्वाड की गतिविधियों और आपसी सहयोग को मजबूत करने में रणनीति प्रस्तुत करें। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख इसके बिंदु हैं। अब आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड के बारे में कि जो एक तरीके से समान विचारधारा वाले चार देशों का एक अनौपचारिक मंच है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के वैश्विक कल्याण के लिए केंद्र के रूप में कार्य करने पर जोर देना है और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र, समावेशी हिंद महाप्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना है जो समृद्ध और मजबूत हो। इनका कार्य व्यवहारिक कार्य में निम्नलिखित चार कार्य क्षेत्रों को 6 लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। चलिए तो इसके अंतर्गत क्या प्रमुख पहले हैं उनके बारे में देखते हैं कि यह जलवायु, महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियाँ, साइबर स्वास्थ्य, सुरक्षा, साझेदारी, आधारभूत अवसंरचना और अंतरिक्ष के लिए 6 लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है। 2023 में विजन स्टेटमेंट जारी किया गया है जो कि एंड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक विषय पर केंद्रित है। असंधारणीय ऋण वित्त पोषण के मुद्दे पर निपटने के लिए क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल विकसित किया गया है। रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क शुरू किए गए हैं। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज या क्यू चैम्प नामक नई पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख पहले हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रमंडल के बारे में कि हाल ही में लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे हो गए और 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इसी के साथ ही आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। अब राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल की उत्पत्ति कब हुई और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं और ये किस तरीके से कार्य करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएँ आती हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल जो है वह ब्रिटिश उपनिवेशों के अधीन राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। यहाँ पर लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दे को आपस में सहयोग करते हैं। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों जिसे 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में और ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेटस वाले देश ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्यों के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए हैं। डोमिनियन स्टेटस वाले देश ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखते हैं, लेकिन ब्रिटेन उन देशों पर शासन नहीं था।
भारत की स्वतंत्रता 1947 में देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया, लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बने रहना चाहता था। लंदन घोषणा पत्र 1949 में अपनाया गया कि यह गणतंत्र और अन्य देश जो कि राष्ट्रमंडल का हिस्सा होते हैं। इसके बाद आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई, जिसमें शुरुआत में भारत सहित 8 सदस्य देश इसमें शामिल थे। इसके वर्तमान सदस्य देशों में देखा जाए तो इसमें भारत सहित कुल 56 सदस्य देश हैं। इसमें नाउरू राष्ट्रमंडल का सबसे छोटा सदस्य देश है, जो कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला सदस्य देश भी है। मतलब कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और जो नाउरू जो जोड़ा गया है वह सबसे छोटा सदस्य देश है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले नवीनतम 4 देश आते हैं, जिसमें मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन, टोगो कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशक नहीं। इनका कार्य राष्ट्रमंडल देशों में राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों को प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है और इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और अंत में शिखर सम्मेलन मुख्य आउटकम के रूप में एक आधिकारिक विज्ञप्ति या डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। और हालिया बैठक 2022 की रवांडा में हुई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रमंडल प्रतिनिधियों मतलब कि जो राष्ट्रमंडल देश है उनके प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो विश्व की 14.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का रहा है। विश्व की 32% जनसंख्या है, 29 वर्ष है उससे कम आयु की 60% से अधिक जनसंख्या का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है। अब आता है संरचनात्मक संगठन के बारे में कि राष्ट्रमंडल सचिवालय का उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्य देशों में सहायता प्रदान करना, जिसका मुख्यालय लंदन में है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन में इसमें लोकतंत्र विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसका मुख्यालय लंदन में है। कॉमनवेल्थ लर्निंग जो कि ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन का समर्थन करता है, जो कि मुख्यालय बर्मानी कनाडा में स्थित है। इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखा जाए तो राष्ट्रमंडल का अपना कोई चार्टर या संधि नहीं है। यह सभी सदस्यों को समान दर्जा मिला है और यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसमें सदस्य देश राष्ट्रमंडल के प्रमुख अध्यक्षों का चयन करते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों का निलंबन हो सकता है, जैसे कि फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और मालदीव के मामले को देखा गया है। इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध आते हैं, जैसे कि भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में 60% आबादी भारत में निवास करती है और भारत राष्ट्रमंडल में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। भारत CFTPC, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम COL में योगदान देता है और नई दिल्ली में 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी। अब आता है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में कि प्रधानमंत्री ने SASEC यानी कि दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग या साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इस कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। चलिए तो जानते हैं SASEC के बारे में, जो कि इसकी स्थापना बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल के एशियाई विकास बैंकों के अनुरोध पर 2001 में की गई थी। इसका सचिवालय के रूप में यह कार्य करता है। इसका उद्देश्य परियोजना आधारित साझेदारी करना, ताकि क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक अवसरों में सुधार हो सके और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। इसका विजन दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना है और म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और वैश्विक बाजार तक कनेक्टिविटी तवा बाजार विकसित करना होता है। सदस्य देशों में इसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका आता है। SASEC के तहत फोकस क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें परिवहन क्षेत्र की रणनीति, व्यापार सुविधा, इसका उद्देश्य व्यापार सुविधा रणनीति 2014 से 18 को लागू करना और ऊर्जा क्षेत्र की रणनीति जो कि सीमा पार विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए। आर्थिक गलियारा विकास रणनीति 2016 में देशों में SASEC परिचालन योजना 2016 से 2025 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत आता है WEF के द्वारा जो इसमें अब आता है विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच जो है वह कई रिपोर्ट्स जारी करता है। इसकी स्थापना 1971 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए वैश्विक स्तर पर जनहित में उद्यमशीलता को प्रदर्शन करना। इसका मुख्यालय कॉलोनी या जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है। अब आता है कि WEF की प्रकाशन में यानी कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन रिपोर्ट से रिलेटेड
हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आ जाता है कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल इनवेलिंग ट्रेड रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके प्रमुख सूचकांक में इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स इसके अंतर्गत ये प्रमुख सूचकांक आते हैं। अब आता है कि इसके महत्वपूर्ण पहलों के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है री-स्किलिंग रेवोल्यूशन का लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा और कौशल प्रदान करना है। एडिसन अलायंस यह आवश्यक डिजिटल अवसंरचना और सर्विस नेटवर्क अलायंस है जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल समावेशन में तेजी लाने के लिए सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है। फर्स्ट मूवर ए कोएलिशन जो कि एक वैश्विक पहल है जो 7 औद्योगिक क्षेत्रों के विकार्बनीकरण करने के लिए कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग करती है। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर जो कि हाई टू एबिट सेक्टर में डिकार्बनाइजेशन पर प्रगति की निगरानी करने के लिए बनाया गया दुनिया का पहला मानकीकृत क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क है। व्यापार सुविधा के लिए वैश्विक गठबंधन जो कि व्यापार आधारित समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक प्रकार होता है। अब आता है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, जैसे पहला आता है यूनाइटेड फोर कंसेंसस मॉडल जो कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के UFC मॉडल की आलोचना है और यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है। यूनाइटेड फोर कंसेंसस के बारे में कि इसे 1990 के दशक में बनाया गया था और इसे कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है। UFC के उद्देश्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों का विस्तार करके सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्थन जुटाना है, जिसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने का विरोध करना, वीटो शक्ति के सीमित समर्थन करना होता है। इसमें 12 सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक देश शामिल होते हैं, जिसमें P5 में इटली, तुर्की, पाकिस्तान आदि देश शामिल हैं। इस तरीके के देश शामिल हैं। अब आता है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो कि आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक CSTO में अपनी भागीदारी वापस ले ली है। इसका मुख्यालय मॉस्को में है। इसकी उत्पत्ति 1992 के ताशकंद या उज्बेकिस्तान के हस्ताक्षर संधि में हुई थी। इसके बाद अजरबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस इसमें शामिल हुए और 1994 में ये लागू हुए। इसके 6 सदस्य देश थे जिसमें आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और बेलारूस आते हैं और 2023 में बेलारूस ने CSTO की अध्यक्षता की हुई थी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी सैन्य गठबंधन के तौर पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, गहरी राजनीतिक सैन्य सहयोग करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के बारे में, जो इस फोरम को 4था संस्करण है जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस पहल पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है, जैसे कि SCO सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरेक्शन, नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, युवा प्रतिभाओं को मनोनिवेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। सितंबर 2012 इसमें समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसे कि SWG की अस्थायी अध्यक्षता स्थायी रूप से भारत द्वारा की जाती है और यह का गठन SUA के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को तेजी लाने के लिए किया जाता है। अब आता है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय के बारे में कि बुर्किना फासो, माली, नाइजर में पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पश्चिमी अफ्रीका का आर्थिक समुदाय को बाहर निकालने की घोषणा की है। इसके इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की बात की जाए तो इसका मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में है। इसमें 15 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह है जिसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर भी शामिल है और 1975 में लागोस की संधि से इसकी स्थापना की गई थी। इसके अन्य सदस्य में आते हैं बेनिन, काबो बर्डे, कोटी डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेरा लियोन, सेनेगल और टोगो आते हैं। इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य में आते हैं, जैसे कि सदस्य देशों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना करना है और इस तरीके से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। यह संघ आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, इसके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। अफ्रीका क्लब के बारे में, जो कि अफ्रीकी संघ के 37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीका क्लब की स्थापना की गई। अफ्रीका क्लब को अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कहा गया। अफ्रीका क्लब के बारे में, यह क्लब बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का गठबंधन है जिसका उद्देश्य वैश्विक और महाद्वीपीय वित्तीय संस्थानों की मौजूदा कमियों को दूर करना है। इसका उद्देश्य नवीन वित्तीय साधन प्रस्तुत करना है और ऋण के प्रबंधन पर चर्चाओं का एक प्लेटफॉर्म प्रदान भी करना है।
इसके मुख्य उद्देश्य में सदस्य में आता है कि अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, अफ्रीकन री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आदि होता है और इसकी सदस्यता अफ्रीका के सभी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए खुली है। अब आता है सुर्खियों में रहे स्थल, जिसमें आता है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। इसमें पहला आता है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट को ट्रांसपोर्ट के बारे में। यह एक तरीके से म्यांमार में विद्रोहियों में पलेतवा शहर पर कब्जा कर लिया है और यह KMTT परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह जो परियोजना है, इसका उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिसके तहत भारत के पूर्वी बंदरगाह के से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक आगे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी स्थापित करी जाएगी। इसके अंतर्गत आता है परियोजना के निम्नलिखित चरण हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए कोलकाता के सितवे पोर्ट तक जाना, सितवे से ये पलेतवा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जो कि कालादान है वहाँ तक जाना, पलेतवा से यह मिजोरम में भारत म्यांमार चौकी तक जाना और इस तरीके से फिर ये मिजोरम में लॉन्ग टलाई की सीमा तक फिर आता है। इसके अंतर्गत यह इस तरीके से ये 4 तरीके से इस चरणों में डिवाइड करके बताया गया है। तो इस तरीके से ये इस परियोजना है। अब आता है नेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में, जिसमें आपका मेकोंग नदी चर्चा में रही, टोकिन की खाड़ी और इंडोनेशिया यहाँ पर चर्चा में रहे। मेकोंग नदी के बारे में देखा जाए तो इसमें मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में लवणीय जल के रिसाव के कारण वियतनाम के फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेकांग डेल्टा क्षेत्र में वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है और लाओस का लुआंग प्रबांग शहर मेकांग नदी पर एक बांध परियोजना के चलते खतरे का सामना करता है, जिसमें लुआंग प्रबांग शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची का हिस्सा है। मेकांग नदी के बारे में तथ्य बात की जाए तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ देशों में होकर बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत का पठार या दक्षिण चीन सागर में जाकर विलीन होती है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर जाती है। तो इस तरीके से ये नदी का प्रवाह होता है। अब आता है इंडोनेशिया, जो कि जिसकी राजधानी जकार्ता है, कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसकी स्थलीय सीमा में आती हैं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर इसके अंतर्गत इसकी सीमाओं से लगी हुई हैं। ये मलेशिया यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ ईस्ट तिमोर आता है और यहाँ आपका पापुआ न्यू गिनी इससे इसकी सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से ये तीनों तरफ से ये सीमा ऐसे घिरा हुआ है स्थलीय सीमाओं से। जलीय सीमाओं से यह कई द्वीपों से मिलकर बना है और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है, जैसे समुद्री पड़ोसी देश में सिंगापुर, फिलीपींस और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके अंतर्गत इसके प्रमुख पड़ोसी देश है। तो इसके अंतर्गत ही पड़ोसी देश है। इसके अन्य तथ्य में देखा जाए तो इसकी 5 मुख्य द्वीप में आता है सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, जिसमें बोर्निया द्वीप का 2/3, सुलावेसी और पापुआ। 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के सीमा क्षेत्रों में अवस्थित है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशियाई प्रशांत प्लेट। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु और सबसे ऊंची चोटी पूंजक जया इसके अंतर्गत रही है। अब आता है टोकिन की खाड़ी के बारे में, कि चीन ने टोकिन की खाड़ी में बेस लाइन रेखांकित की है। चीनी भाषा में टोकिन की खाड़ी बेइबू खाड़ी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 1982 के तहत बेस लाइन का उपयोग प्रादेशिक जल और अन्य आर्थिक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टोकिन की खाड़ी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी चीन के पास अवस्थित है, जिसमें चीन और वियतनाम दोनों ही दक्षिणी चीन सागर में अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और इसमें खाड़ी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए गए हैं। यह जलीय निकाय में रेड नदी इसी खाड़ी में मिल जाती है और यह नदी चीन और वियतनाम से होकर जाती है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके कारण चर्चा में रहा। अब आता है पश्चिम एशिया, जिसमें आपका ईरान, जॉर्डन और ब्लू लाइन ये प्रमुख चर्चा में रहे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ईरान के बारे में। ईरान के संदर्भ में देखा जाए तो ईरान की राजधानी कारमान है, जो कि बम विस्फोटों पर भारत ने दुख जताया है और इसमें सीमावर्ती राष्ट्र में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक आता है। सीमावर्ती जल निकायों में कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी आती है। अन्य भौगोलिक विशेषताएं देखी जाए तो इसमें प्रमुख पर्वत में जागरूस, एलब्रूज, काकेसस और यहाँ पर उच्चतम बिंदु पर आपका माउंट दमाबाद, जो कि एक प्रकार का सुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह आता है।
अब आता है जॉर्डन, जो कि राजधानी जिसकी अम्मान है, इसके बारे में कि हाल ही में पूर्वोत्तर जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया। इसकी स्थलीय सीमा में देखा जाए तो उत्तरी सीमा में सीरिया और इसकी पूर्वी सीमा में इराक और इसकी पश्चिमी सीमा में दक्षिण पश्चिमी सीरिया में जो देखा जाए तो सऊदी अरब और पश्चिम में इसका इजराइल आता है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में प्रमुख नदियां जैसे जॉर्डन, यरमुक, जारका है। जॉर्डन एकमात्र बंदरगाह अकाबा है, जो कि अकाबा की खाड़ी लाल सागर में जॉर्डन की एक छोटी तटरेखा प्रदान करती है और यह जॉर्डन के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है ब्लू लाइन, जो कि लेबनान में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया है कि शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथास्थिति को बदलना होगा। ब्लू लाइन जो है वह इजराइल और लेबनान को अलग करने की कोई आधिकारिक सीमा नहीं होती है और 2000 में संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित किया है कि यह नीले बैरल्स में निर्मित है और यह भूमध्य सागर से पूर्व में गोलन हाइट्स तक विस्तारित है, जिसका उद्देश्य लेबनान के दक्षिण में इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना है। ब्लू लाइन यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज द्वारा बनाया गया एक लर्निंग इकोसिस्टम भी है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, जो कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें निकारागुआ चर्चा में रहा, चिली जो इसकी राजधानी सेंटियागो चर्चा में रही, हैती और उसके बाद ग्रीनलैंड और उसके बाद डेरियल गैप इसकी ये चर्चा में रहे हैं। अब सबसे पहले आती है निकारागुआ, जिसकी राजधानी मानागुआ है, जो कि हाल ही में भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाला एक विमान मानव तस्करी के संदेह के कारण फ्रांस में रोक दिया गया। स्थलीय सीमाएं, जिसकी भूमि सीमाएं उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका में लगती हैं। जलीय सीमाएं जो है वह समुद्री सीमाएं पूर्व में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर में लगती है और ये इसमें अन्य तथ्यों में देखा जाए तो यह मध्य अमेरिकी गणराज्य में सबसे बड़ा देश है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है चिली या सेंटियागो के बारे में कि यह हाल ही में चिली में सबसे भयंकर वनाग्नि की घटना घटित हुई है। इसके उत्तर में पेरू या बोलीविया है, पूर्व में अर्जेंटीना अवस्थित है। जलीय निकाय में पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है। इसमें भौगोलिक विशेषताओं में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जिसमें एंडी जो सर्वोच्च शिखर और जो स्टील स्लाइडो आते हैं। हैती या राजधानी पोर्ट आ प्रिंस के बारे में, जो कि हैती में सामूहिक हिंसा बढ़ रही है क्योंकि कुछ गुट वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। स्थलीय सीमा में देखा जाए तो इसके पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित है और इसके दक्षिण और पश्चिम में कैरिबियन सागर तथा उत्तर में अटलांटिक अवस्थित है, जहाँ पर गोनाबू की खाड़ी हैती के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। हैती हिस्पैनियो द्वीप में पश्चिमी भाग पर कैरिबियन द्वीप है, जिसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें कार्डिलेरा, सेप्टेन्ट्रियन, नॉर्दर्न मेसिव, मैथ्यू एक्स माउंटेन, मैसिव डी ला सेले इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये इसके अंतर्गत एक प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। अब आता है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है। एक शोध के मुताबिक पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की हिमचादर पहले की तुलना में 20% कम हो गई है। तो इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात की जाए तो इसमें कनाडा है और आइसलैंड यहाँ का देश है, तो ये आइसलैंड का पड़ोसी देश है। और यहाँ पर डेनमार्क जल मरुमध्य ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है, तो डेनमार्क जल मरुमध्य जो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है और यह डेनमार्क का हिस्सा है, क्योंकि यह हालांकि ग्रीनलैंड की होम रूल सरकार अधिकांश गृह मामलों के लिए उत्तरदायी है और ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसके भूभाग पर विशाल टुंड्रा बायोम है और इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता इसकी विशाल हिमचादर है, जो अंटार्कटिका के बाद विश्व में सर्वाधिक हिमचादर ग्रीनलैंड में स्थित है। अब आता है डेरियन गैप के बारे में, जो कि डेरियन गैप अवैध प्रवासन के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे तेज़ी से सीमा पार करने वाली मार्ग के रूप में उभरा है। दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने पर इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। यह डेरियन गैप जो है एक तरीके से देखा जाए तो यह उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को जोड़ता है, तो यह उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को यह जोड़ता है, इस तरीके से ये इसको जोड़ता है और यह पनामा जल संधि का एक हिस्सा है और यह स्थल संधि वास्तव में भूमि का एक सकरा भाग होती है, जो कि दोनों ओर से जल तथा यह भाग 2 बड़े भूखंडों को जोड़ता है और यह उष्ण आर्द्र क्षेत्र है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव दलदल, क्लाउड फॉरेस्ट वनस्पति के साथ कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियाँ मौजूद है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में, जिसमें चर्चा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहे कि पहला इसके अंतर्गत आता है
इसमें है जैसे कुरिल द्वीप समूह जापान की राजधानी टोक्यो, रिपब्लिक ऑफ नोरू यानी कि जिसकी राजधानी न्यारेन है, और किनमेन द्वीप समूह, क्यूमोन द्वीप समूह इसके अंतर्गत ही प्रमुख चर्चा के बिंदु रहे हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है रिपब्लिक ऑफ नोरू, जिसकी राजधानी यारेन है। यह नोरू जो है इसे नायरू में एक चीन सिद्धांत में क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने मान्यता दी है। साथ ही ताइवान के साथ सभी तरह के राजनयिक संबंध समाप्त हो गए हैं और एक चीन सिद्धांत के अनुसार ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान के लिए एकमात्र वैध सरकार है। जलीय निकाय में यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एक प्रवाल द्वीप है जो कि केंद्रीय पठार है, जहाँ पर रॉक फास्फेट से बना हुआ है और यह रॉक फास्फेट समुद्री पक्षियों, चमगादड़ों आदि के मल संग्रह से बना हुआ है और जो कि माइक्रोनेशिया का भाग है और माइक्रोनेशिया द्वीपों का एक समूह है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। तो इस तरीके से इसकी ये विशेषता है। अब आता है कुरिल द्वीप समूह, जो कि हाल ही में कुरिल द्वीप समूह में रिएक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। तो कुरिल द्वीप समूह के बारे में जानें तो यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप में जापान के होकाइडो द्वीप पर फैला हुआ है। यह द्वीप समूह ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। तो ये ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है तथा इसका जो स्थिति देखा जाए तो यह कई भूगर्भिक दृष्टि से सक्रिय है तथा यहाँ रूस और जापान इसके 4 द्वीपों पर अपनी अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं और यह जापान में नॉर्दर्न टेरिटरी और रूस में साउथ कुरिल इसे कहा गया है, तो इसके अंतर्गत ही आता है। अब आता है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है, जो कि जापान ने अलग अलग देशों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु संदूषित जल समुद्र में छोड़ने का चौथा चरण आरंभ कर दिया है। इसके जलीय विस्तार को देखा जाए तो यह ओखोटस्क सागर उत्तर में पूर्वी चीन सागर दक्षिण तक फैला है। इसकी समुद्री सीमाओं में चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, रूस, उत्तरी मेरियाना द्वीप, रिपब्लिक ऑफ चीन से लगती है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में कि यह सर्कस पेसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी और सबसे लंबी नदी सिनानो नदी इसके अंतर्गत आती है। अब आता है केनमेन द्वीप समूह, जिसे क्यूमोन द्वीप समूह कहा जाता है। यह ताइवान में चीन के आग्रह किया है कि वह किनमेन द्वीप समूह के निकट जल क्षेत्र में यथा स्थिति में कोई बदलाव ना करे और यह द्वीप समूह में 12 द्वीप हैं, जिसमें किनमेन के प्रमुख द्वीप हैं। यह ताइवान के अधिकार क्षेत्र में यह चीनी मुख्य रूप से मोहानी पर ताइवान जल संधि स्थित है। यह पहाड़ी द्वीप है जो पठारी और चट्टानी दोनों क्षेत्रों में है। यहाँ पर मानसूनी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और जब 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी चीन की मुख्य भूमियों में हट गई तो यह कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट पार्टियों के बीच संघर्ष स्थल रहा है। तो यह क्यूमन आइसलैंड के बारे में इस तरीके से ये प्रमुख विशेषताएं रखता है। अब आता है यूरोप में आपके कौन कौन से देश रहे हैं, जैसे कि डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, उसके बाद आपका आता है ग्रीस के बाद आइसलैंड और आपका फिर बाल्टिक सागर के साथ कैटेलोनिया, उसके बाद हंगरी, स्वीडन, बुल्गारिया और ये आपका 11वें नंबर का अल्बानिया। तो ये प्रमुख जो देश रहे हैं वह चर्चा में, यूरोप के देश रहे हैं जो चर्चा में, तो उनके बारे में जैसे डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। यह डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन का त्याग की घोषणा की थी और महारानी मार्गरेट यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सामग्री है और तथा इन्होंने जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे इसके सीमावर्ती राष्ट्र हैं तथा इसमें सीमावर्ती जल निकाय जिसमें उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर हैं, ये सागर और बाल्टिक सागर है तथा यह भौगोलिक विशेषताओं में देखा जाए तो यह उत्तरी यूरोप का देश है। यह जटलैंड प्रायद्वीप और उत्तरी सागर के 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। फिर दूसरा आता है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड में भारत में 16 वर्षों तक चली वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति पहुंच गई है। स्थलीय सीमाओं में देखा जाए तो इसकी सीमाएं पश्चिम में फ्रांस, उत्तर में जर्मनी और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा लिechtenstein तथा दक्षिण में इटली से लगती हैं। यह मध्य यूरोप और भूआबद्ध है। इसमें प्रमुख नदियाँ राइन, रोन आदि हैं और यह प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स और जुरा है। अब आता है ग्रीस, इसकी राजधानी एथेंस है। यह भारत और ग्रीस विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार पर सहमत हुए हैं तथा इसकी स्थलीय सीमा में अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और मैसेडोनिया गणराज्य से लगती है और इसके प्रमुख जल निकाय में पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में आयोनियन सागर है और भौगोलिक विशेषताओं में यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश होता है।
फिर आता है आपका आइसलैंड, जिसकी राजधानी रिकविक है। यह एक तरीके से देखा जाए तो यह ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है हाल ही में, इस कारण से यह चर्चा में रहा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित उद्वीपीय देश है। यह समुद्री सीमावर्ती देशों में इसकी तटरेखा है। उत्तर में ग्रीनलैंड सागर, पूर्व में नॉर्वेजियन सागर और दक्षिण एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिम में डेनमार्क जलमरुमध्य में रहती हैं। यह देश जो है वह नार्डिक देश है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आते हैं और इसका अधिकांश भाग जो है डेनमार्क व आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह मध्य अटलांटिक कटक पर अवस्थित है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है नेक्स्ट है कि देखा जाए तो कैटेलोनिया, जो कि इसकी राजधानी बार्सिलोना है। यह कैटेलोनिया ने अपने इतिहास में अब तक के भीषण भूखे के चलते आपातकाल की घोषणा की है। इसकी स्थलीय सीमा में उत्तर में फ्रांस और अंडोरा के साथ लगती है। जलीय सीमा की पूर्व की तरफ भूमध्य सागर के साथ लगती है, जो कि स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है, जिसमें आइबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें प्रेरीज पर्वत श्रृंखला कैटेलोनिया को फ्रांस से अलग करती है। इसकी प्रमुख नदी एब्रो नदी है। अब आता है बाल्टिक सागर, जो कि रूस ने यूक्रेन के बाल्टिक सागर में स्थित उस्त लुगा बंदरगाह गैस टर्मिनल पर हमला करने का आरोप लगाया। इसकी स्थलीय सीमाएं बाल्टिक सागर में स्वीडन, फिनलैंड, मध्य यूरोपीय मुख्य भूमि में स्थित हैं। यह बिस्तुला ऑर्डर नदियां आकर यहां पर गिरती हैं। यह पृथ्वी का सबसे नवीन सागर है। यह लगभग चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और यहाँ पर आर्कटिक जैसी जलवायु स्थितियों का अनुभव किया जा सकता है। बाल्टिक सागर दुनिया में लवणीय जल में सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें जैव विविधता के समक्ष खतरा के अंतर्गत शामिल है सुपोषण, असंधारणीय तरीके में मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियाँ आदि आती हैं। हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, जो कि हंगरी की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी स्थलीय सीमा में स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अन्य भौगोलिक विशेषताओं में देखा जाए तो यह मध्य यूरोप का स्थलरुद्ध देश है और इसकी स्थलाकृति उत्तर पश्चिम में लिटिल अल्फोर्ड और दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व की ओर ग्रेट अल्फोर्ड सहित बड़े तराई क्षेत्रों का विस्तार है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, जो कि स्वीडन शीघ्र ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गया। इसकी स्थलीय सीमा में फिनलैंड और नॉर्वे है। समुद्री सीमा में डेनमार्क, पोलैंड, रूस, लातविया, जर्मनी, पोलैंड, लातविया तथा एस्टोनिया इसके अंतर्गत ये आती हैं। तो इस तरीके से स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा में इसमें बाल्टिक सागर आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, फिर उसके बाद आता है आपका कैटलॉग, स्कार गेक और सुंड जलमरुमध्य से घिरा हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं को देखा जाए तो यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित है। इसमें प्राकृतिक संसाधन में लोह, एक्स, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम आदि आते हैं। अब आता है बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है, जो कि बेलारूस के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया, उत्तर एवं पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड अवस्थित है। इसके जलीय निकाय में प्रीपेट, नीपर और नेपन है और यह पूर्वी यूरोप का एक भू आबद्ध देश है, जो कि देश के अधिकांश भाग में समतल तराई क्षेत्र में मौजूद है और इसकी क्षेत्रों की बहुत कम ऊंचाई वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ऊंचे धरातल अलग करते हैं और इसका उच्चतम बिंदु ज़्यारझिंस्काया हिल इसकी प्रमुख उच्चतम बिंदु होता है। अब आता है बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है, जो कि हाल ही में भारतीय सेना में हाईजैक किए गए बुल्गारियाई जहाज रोएन और बंधक बनाए गए एक चालक दल को रोमानियाई समुद्री डाकुओं से बचाया है। यह इसके दक्षिण में तुर्की और ग्रीस है, पश्चिम में नॉर्थ मैसेडोनिया व सर्बिया तथा उत्तर में रोमानिया स्थित है। इसका सीमावर्ती जल निकाय में काला सागर है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखा जाए तो यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में बल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। यह यूरोपीय संघ का राष्ट्र है। प्रमुख नदियों में डेन्यूब, मोस्ट्रिस्तेना, स्ट्रोमा, इस्कर आती है और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में बाल्कन सागर, उसके बाद रीला, पिरेन और रोडोप्स आदि इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है अल्बानिया, जिसकी राजधानी तिराना है, जो कि अल्बानिया भारत में दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसकी स्थलीय सीमा में भूमि सीमा उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में ग्रीस के साथ लगती हैं और इसके जल निकाय में पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित है और इसकी अन्य भौगोलिक विशेषताओं में बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अफ्रीका के अंतर्गत आता है काबो बर्डे, विक्टोरिया झील, सोमालिया और मॉरिटानिया इसके अंतर्गत आती हैं।
काबो वर्डे की राजधानी परैया है, जो कि एक तरीके से WHO ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। मॉरिशस और अल्जीरिया के बीच यह दर्जा हासिल करने वाला काबो वर्डे तीसरा अफ्रीकी देश है। यह जलीय निकाय है जो कि द्वीप समूह में अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखा जाए तो यह द्वीप समुद्र में कभी पुर्तगाली उपनिवेश था और इसमें 10 और द्वीप और 5 लघु द्वीप शामिल हैं और यह द्वीप मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। अब आता है विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया के सहयोग से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट विक्टोरिया झील के कायाकल्प हेतु काम कर रहा है। विक्टोरिया झील के बारे में देखा जाए तो यह अफ्रीका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका की सुप्रियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह नील नदी की विक्टोरिया झील से निकलती है और इस झील में बेसन में केन्या, उगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी साझा करते हैं, जिसमें 80% जल वर्षा से प्राप्त होती है। सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु है, जो कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए गए जहाज MV रुएन का उपयोग करके अन्य जहाज को हाईजैक करने का प्रयास को विफल किया है। इसकी स्थलीय सीमाओं में पश्चिम में केन्या, इथियोपिया, उत्तर पश्चिम में और जिबूती लगती हैं और जलीय सीमाओं में अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर आता है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में आता है कि अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि सबसे पूर्व में स्थित देश है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यह सबसे ऊंची चोटी माउंट सिम्बेरिस है और प्रमुख नदियाँ जुबा और सबेले होती हैं। फिर आता है मॉरिटानिया, राजधानी नोवाकोट में, जो कि भारत और मॉरिटानिया ने नोवाकोट को अपना पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंस आयोजित किया है। इसके सीमावर्ती देशों में पश्चिमी सहारा क्षेत्र, अल्जीरिया, माली और सेनेगल है। सीमावर्ती जल निकाय में अटलांटिक महासागर, सेनेगल नदी है। मॉरिटानिया का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है, जो कि स्थलाकृति में मुख्य रूप से इंसेल वर्ग शामिल है, जिसमें सबसे ऊँची चोटी माउंट एंजल है। इस तरीके से ये आती है। अब आते हैं द्विपक्षीय संबंध के बारे में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा और कच्चा तीबू मुद्दा के बारे में कि श्रीलंका के मछुआरों ने श्रीलंका में जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को लेकर भारतीय मछुआरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और श्रीलंकाई मछुआरों ने भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन किया हुआ है। ये अंकुलित समुद्री क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो इस तरीके से ये एक तरीके से प्रादेशिक आधार सीमा होती है, जो कि प्रादेशिक सागर यहाँ तक रहता है और 12 मीटर की होती है और इसमें अधिकार का स्तर जो होता है वह संप्रभु राज्य क्षेत्र का होता है। जिस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये सीमा होती है तो इतना ये क्षेत्र रहता है। फिर आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि 24 मीटर की होती है। यह महाद्वीपीय मग्न तट के आसपास का हिस्सा होता है, जो समुद्री जल एवं महाद्वीपीय मग्न तट पर इसका समुद्री अधिकार होता है। खुला समुद्र होता है, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट का समुद्री अधिकार होता है और राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं होता है, जो कि 350 मीटर के आगे तक का जो क्षेत्रफल होता है। तो इस तरीके से इसको अंकलोज के समुद्री क्षेत्र के एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और इसी के अंतर्गत ही ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो क्षेत्र है वह आपके प्रदेश मतलब कि जैसे भारत की सीमा 12 नॉटिकल मील है, तो 12 इसके अंतर्गत जो सीमा है तो यहाँ तक अगर क्षेत्र रहता है तो भारत का इसमें अधिकार है। अगर इस सीमा को पार कर जाते हैं तो वह दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से ये विवाद पैदा होते हैं कि ये जो क्षेत्र एरिया डिसाइड किए जाते हैं समुद्र के अंदर, तो इसके संदर्भ में ये एरिया के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के बारे में बात की जाए तो यह भारत श्रीलंका में 1974 में समुद्री सीमा समझौते के तहत पाल्क जल मरुमध्य में ऐसे रेखांकित किया गया था। इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सिद्धांतों के आधार पर रेखांकित किया गया था, जिसमें समुद्री सीमाओं को अक्सर समान दूरी के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया गया था। इस बात पर जोर देता है कि किसी देश की समुद्री सीमा को उसके पड़ोसी देश के तटीय क्षेत्रों में समान दूरी पर एक मध्य रेखा का पालन करना चाहिए और यह सीमा प्रत्येक देश में अनन्य आर्थिक क्षेत्र के प्रादेशिक सागर और अनन्य समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए स्थापित की गई और यह समुद्री क्षेत्र अधिकार संबंधी विवादों और संघर्षों को रोकने में भी मदद करती है। कच्चा द्वीप द्वीप के मुद्दे के बारे में देखा जाए तो कच्चा द्वीप बेस बैंक के बारे में कि यह श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में 285 एकड़ का एक क्षेत्र है, जो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व तथा श्रीलंका के डिफॉल्ट द्वीप के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। बेस बैंक विश्व में मछली पकड़ने का सबसे समृद्ध स्थलीय जलीय जीव है, जो कि कच्चा द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक अवस्थिति रखता है। तो इसके अंतर्गत ही प्रमुख इसके पॉइंट है।
अब आता है भारत भूटान संबंधों के बारे में कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यू ग्यालपो से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है वह भारत भूटान के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत बनाने में भारत के प्रधानमंत्री के योगदान को मान्यता करता है और इसमें में भारतीय प्रधानमंत्री के जन केंद्रित नेतृत्व की पहचान मिली हुई है और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय को भी मान्यता प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत अब आता है कि भारत भूटान के बीच सहयोग के बारे में बात की जाए तो 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग संधि की गई थी और इस संधि को 2007 में फिर नवीनीकृत किया गया था। इसका व्यापार जो है वह भारत आया शुरू तो एक निर्यात गंतव्य के रूप में भूटान का एक शीर्ष व्यापारिक भागीदार है जो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश है जिसमें भूटान में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50% निवेश करता है और व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता 2016 में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब इसकी राजनीतिक भूटान के बारे में देखा जाए तो इसकी राजधानी थिम्पू है। इसकी राजनीतिक विशेषताओं में आता है कि यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित भारत और चीन के बीच एक भू-आबद्ध देश है। यह भारत के 4 राज्यों में 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। भौगोलिक विशेषताओं में देखा जाए तो यह भूटान में बहने वाली सभी नदियाँ दक्षिण की ओर बहती और ये नदियाँ आकर भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। भूटान एक तरीके से विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान सकल घरेलू उत्पाद की वजह सकल राष्ट्रीय खुशहाली को प्रोत्साहित करने वाला अपने दर्शन के लिए जाना जाता है, तो इसके संदर्भ में होता है। अब आता है भारत और भूटान के चीन के ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो इसमें भूटान में चीन का बढ़ता प्रभाव जो कि क्षेत्रीय मजबूती के संदर्भ में आता है कि चीन उत्तरी भूटान में जकारलुंग, समलुंग तथा पश्चिमी भूटान में डोकलाम पठार के क्षेत्रों पर अपना दावा करता है और यह बाह्य दल के प्रति भूटान की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। और चीन ने डोकलाम के पास पांगड़ा नाम से एक नया गाँव बसाया। यह 2020 में चीनी द्वारा भूटान के त्रासीगंग नामक पूर्वी जिले में स्थित सक तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य में 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रहा है, इसके अंतर्गत होता है। अब आता है भारत रूस संबंधों के बारे में। भारत रूस संबंधों के बारे में देखा जाए कि हाल ही में दिसंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने रूस की आधिकारिक यात्रा की थी। इस दौरान भारत और रूस के 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जिसे प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन नामक दस्तावेज में से एक है। भारत रूस संबंधों के बीच की स्थिति के महत्व को देखा जाए तो राजनीतिक संबंधों में इसमें एक तरीके से विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया गया है। रूस भारतीय सशस्त्र बलों में रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्ति करता है जिसमें द्विपक्षीय परियोजनाओं में S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों, Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, भारत में AK-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन किया गया। 2021 से 2031 के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर सहयोग दिए गए हैं तथा इंद्र नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों में तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, इसके अंतर्गत आता है। जो कि भारत एक तरीके से देखा जाए अंतरिक्ष सहयोग में कि पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का समर्थन करने वाला रूस के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। तो ये अंतरिक्ष सहयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग और इसमें इसके अंतर्गत एक प्रमुख सहयोग इसके आती है। इस रूस के बारे में देखा जाए तो इसकी राजनीतिक जो सीमाएं हैं वह रूस को उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से यह घिरा हुआ है। रूस में उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर की ओर लघु भूखंड तथा तटीय क्षेत्र है। इनमें एक सेंट पीटर्सबर्ग शहर है जो कि एक तरीके से और दूसरा शहर है कलिनिनग्राद नामक और ओब्लास्ट क्षेत्र जो रूसी मुख्य भूमि से कटा हुआ है और यह पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगा हुआ है। पड़ोसी देश में रूस की सीमा उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान से लगती है। तो ये प्रमुख देश हैं जिससे रूस की सीमा लगती है। और अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में कि पहला तो आता है इसमें अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के अंतर्गत देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 19वें शिखर सम्मेलन का कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जैसे कि इस वर्ष में नेम शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के सहयोग में वृद्धि विषय पर की थीम पर केंद्रित था और इसका सम्मेलन कंपाला घोषणा पत्र में अपनाया गया और साउथ सुडान नेम का नया सदस्य जो कि 121वां सदस्य बना हुआ है।
गुटनिरपेक्षण आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका सम्मेलन में मानी जाती है। इसका गठन शीत युद्ध के दौरान अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता के दौरान किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत से, सुकर्णो इंडोनेशिया से, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया से, गमाल अब्देल नासिर मिस्र से, कामो नक्रूमा घाना से जैसे नेताओं ने नेम के गठन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई, जो आगे चलकर ये सभी नेतागण नेम के संस्थापक सदस्य बने। इस तरीके से यह प्रक्रिया रही जिसमें 10 सिद्धांतों बांडों के 10 सिद्धांतों के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत अपनाए गए और इसमें नेम में पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया और वर्तमान में भारत सहित 121 देश हैं, जिसमें अफ्रीका के 54, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 26 और यूरोप के 8 देश शामिल हैं, जिसमें 18 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर कार्य करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के खिलाफ दायर नरसंहार के केस में अंतरिम फैसला सुनाया है और दक्षिण अफ्रीका ने ICJ में इजराइल के जेनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप भी लगाया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में बात की जाए तो ICJ दक्षिण अफ्रीका बनाम इजराइल मामला जो कि दक्षिण अफ्रीका में तर्ज पर किया गया है और जिस तरह से इजराइल गाजा में अपने सैन्य अभियान चला रहे हैं उसमें जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। ICJ द्वारा किया गया एक अस्थायी उपाय है जिसमें ICJ के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि इजराइल को गाजा में नरसंहार कृत्यों को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में बात की जाए तो इसे आधिकारिक तौर पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा के कन्वेंशन के लिए 1948 में नाम से जाना जाता है और यह पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि भी होती है। नरसंहार की परिभाषा में देखा जाए तो अनुच्छेद 2 में परिभाषित किया गया है। इसमें अभी 153 राष्ट्रों ने अनुमोदन किया और भारत ने इस संधि में 1949 में हस्ताक्षर किए थे और 1959 में इसका अनुमोदन किया था। भारत ने इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है। ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो इसका गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा किया गया था और 1946 में इसने अपना कार्य आरंभ किया। इसका मुख्यालय द पीस पैलेस द हैग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसकी भूमिका को देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कानून विवादों का निपटारा करती है और सलाह प्रदान करती है। इसमें 15 न्यायाधीश शामिल हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जिसमें भारत के एक न्यायाधीश कार्यरत हैं और इसकी आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी और फ्रेंच है और इसका क्षेत्राधिकार विवादास्पद मामलों में केवल राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के पात्र होते हैं और इसमें व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों या निजी संस्थानों के आवेदकों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1998 में की गई। इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है और यह आपराधिक मामलों में इसमें मुकदमा चलाया जा सकता है और इसमें वर्तमान में 123 देश रोम संधि के पक्षकार हैं जिसमें भारत इसका पक्षकार नहीं है। तो ये ICC के बारे में है। अब आता है कि हाल में अन्य घटनाक्रम के बारे में, जैसे कि समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि इस डेमोक्रेसी को प्रधानमंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के 3रे संस्करण को संबोधित किया हुआ है। इस डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल है। इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी और यह लोकतंत्र से जुड़े अनुभव साझा करने और एक दूसरे के उदाहरणों से सीख लेने के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना होता है। अब आता है मिशन एस्पाइट्स के बारे में, जो कि यूरोपीय संघ ने मिशन एस्पाइट्स की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों की हूती विद्रोहियों के हमले से रक्षा करना और यूरोपीय संघ के अनुसार ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। इस मिशन के उद्देश्य को देखा जाए तो यह नौवहन की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जहाज़ों की सुरक्षा करता है। इस मिशन के संचालन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाएगा, जैसे कि बाब अल मंडेव और हॉर्मुज जलमरुमध्य, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब आता है वाइमर ट्रायंगल, जो कि हाल ही में जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस ने विदेश मंत्रियों ने वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय करने के लिए आपस में भेंट किया। वाइमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय समूह है जिसका गठन 1991 में किया गया था और इसका उद्देश्य यूरोप के लिए एक साझा विजन विकसित करना होता है। अब आता है अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के बारे में
कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान में। इसके मुख्य देश में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। और भारत में नवंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की हुई थी। ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि भारत में ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है, जो भारत हेती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। और इसमें 12 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और हेती में आपातकाल लागू है। और आपातकाल की घोषणा इस माह की शुरुआत के कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा पोर्ट ओ प्रिंस ने देश के सबसे बड़ी जेल में हमला करने के बाद की गई थी। अब आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो एक तरीके से इसे लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। हेनली एंड पार्टनर्स वस्तुतः नागरिकता और निवास संबंधी मामले को विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है और यह एक तरीके से इस आधार पर रैंक प्रदान करता है जो कि बिना किसी पूर्व वीजा में कितने देशों की यात्रा कर रहा है, जिसमें 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट्स हैं। और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। इस सूचकांक में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 80वें स्थान पर है और इसमें 2024 में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन का स्थान आता है। सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की बात की जाए तो इसमें आता है मुक्त आवाजाही व्यवस्था कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने और भारत और म्यांमार की सीमा पार फिशिंग करने का फैसला लिया। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर से रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है तथा 2018 में भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से में औपचारिक रूप से दिया गया है। इसके अंतर्गत आता है मुक्त आवाजाही में निम्नलिखित कारणों को अपनाया गया है, जैसे कि सीमा पार मजबूत निर्जातीय पारिवारिक संबंध, स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखना इसके अंतर्गत ये आता है, तो ये प्रमुख है। म्यांमार, जिसके बारे में चर्चा की जाए तो इसकी राजधानी नाय पिऊ ताव है, जिसकी स्थलीय सीमा चीन, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार से लगती है और समुद्री सीमा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में म्यांमार सागर और बंगाल की खाड़ी में लगते हैं और इसका जल निकाय इरावदी और सॉल्विन नदी से होता है। तो इस तरीके से ये म्यांमार के बारे में। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट ग्रे जोन युद्ध के बारे में। ग्रे जोन युद्ध जो है वह भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस ने रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण की अनौपचारिक युद्धों की चर्चा के दौरान ग्रे जोन युद्ध के मुद्दे पर प्रकाश डाला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि इसका इस्तेमाल दक्षिणी चीन सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में चीन ताइवान के खिलाफ ग्रे जोन युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है तथा इसमें भारत और यूरोपीय विशेषज्ञों ने हाल ही में कुछ रूसी और चीनी कार्रवाइयों को ग्रे जोन युद्ध के उदाहरण के रूप में पहचाना है। चलिए तो जानते हैं ग्रे जोन युद्ध के बारे में, जो कि युद्ध की पारंपरिक तरीकों से अलग गैर परंपरागत युद्ध नीतियों और रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इससे पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे रखा गया और इसका उद्देश्य किसी प्रतिद्वंदी को खतरा महसूस कराए बिना हमला किए जाने का एहसास कराए बिना नुकसान पहुंचाना होता है। अब आता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ योजना के बारे में। हाल ही में IDEX फ्रेमवर्क के तहत एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDEX योजना शुरू की है। इस योजना को लागू करने के लिए यह रक्षा मंत्रालय लागू करता है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप फेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसमें 25 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ उत्पादन विकास बजट में 50% योगदान देना है। इसमें पात्रता को देखा जाए तो ये स्टार्टअप जैसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की परिभाषा के दायरे में आते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट 2023 में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए लगभग 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए गए। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत है। इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी, तत्काल रिपोर्टिंग करना, धोखेबाजों द्वारा आने वाली धन की हेराफेरी को रोकना है। यह इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की गई है और इसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का एक इकोसिस्टम प्रदान करने और नोडल पॉइंट के रूप में कार्य करने के लिए इसे स्थापित किया गया। डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि गृह मंत्रालय का एक विशिष्ट डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है। इसे नव विकसित डिजिटल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डिजाइन किया है। यह यूजर फ्रेंडली, उपयोग में लाने के आसान और अनुकूलन योग्य ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें राज्य पुलिस बलों की उनके द्वारा जांच और अभियोजन में मदद करने के लिए विकसित किया गया।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंतर्गत जूस जैकिंग के बारे में, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जूस जैकिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूजर्स को पब्लिक पोर्ट्स का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के प्रति सचेत किया। जूस जैकिंग एक प्रकार का एक साइबर हमला है जो कि हैकर्स दुर्भावनापूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से डेटा चुराने के लिए पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मैलवेयर लोड कर लेते हैं या किसी डिवाइस को लॉक कर सकता है तथा साइबर अपराधियों को व्यक्तिगत डेटा और पासवर्ड तक पहुँच प्रदान कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें आता है पहला, ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है, जो कि सिप्री का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसमें निर्यात जो एक तरीके से होता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और इसमें दुनिया का वैश्विक हथियार में 42% हिस्सेदारी बढ़ गई है। फ्रांस की तरफ देखा जाए तो यह दुनिया में हथियारों का दूसरा बड़ा निर्यातक है, जो कि पहला दूसरा रूस था। और आयात में भारत दुनिया का शीर्ष आयातक देश है और तथा इसमें 2014-18 से 2019-23 के बीच भारत में हथियारों की जो आयात है 4.7% वृद्धि देखी गई है। तो इस तरीके से अब आता है DIANA डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक पहल के बारे में। यह पहल जो है बोनलैंड में एक एक्सेलरेटर और 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी है। यह पहल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने शुरू की है। इसका उद्देश्य पूरे नाटो गठबंधन में दोहरी उपयोग वाली नवाचार का क्षमता का पता लगाना है और इसमें तेजी करना है। यह कंपनियों की डीप टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए संसाधन नेटवर्क को मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसमें नाटो राष्ट्र DIANA का सदस्य है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है INS जटायु, जो कि नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को भारतीय सेना में INS जटायु के रूप में शामिल किया गया। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। INS जटायु लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है और यह पहला नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक है जो कवरत्ती में स्थित है। इसका इम्पोर्टेंस देखा जाए तो यह पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने में भारतीय नौसेना को आसान होगी, इसके अंतर्गत होता है। INS संधायक, जो कि विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह सर्वी बेसल लार्ज श्रेणी का पहला पोत है। INS संधायक एक तरीके से प्रस्तावित 4 SPL जहाज़ों की श्रृंखला है जो अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है। इसमें गहरे और उथले जल की मल्टी बम इको साउंडर्स ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल इसमें शामिल है। अब आते हैं सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप के बारे में कि थल सेना ने भविष्य के लिए विशेष प्रौद्योगिकी यूनिट या स्टेज की स्थापना की है। या एक तरीके से इसका तात्पर्य सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई होती है। यह थल सेना में ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्म का पहल का हिस्सा है, जिसमें यह 2024 में थल सेना के लिए एक तकनीकी अंगीकरण का वर्ष बनाने के अनुरूप होती है और इसका उद्देश्य संचार संबंधी अवसंरचनाओं को बेहतर करने और वायर्ड या वायरलेस सिस्टम में प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उपयोग करना होता है। अब आता है ऑपरेशन संकल्प, जो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 100 दिन पूरे हो गए हैं। भारतीय नौसेना में दिसंबर 2023 में इसे शुरू किया था और इसका संचालन 3 प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें अदन की खाड़ी और आसपास का क्षेत्र, अरब सागर, सोमालिया का पूर्वी तट। और इसके उद्देश्यों पर नज़र डाली जाए तो यह भारत के समुद्री हिस्सों की रक्षा करना, समुद्री खतरों का मुकाबला करना, पायरेसी को फिर से उभरने का रोकना तथा हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास के बारे में, जिसमें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के बारे में बात की जाए तो इसमें USA का टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, जो तीनों सेनाओं वाला मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सी डिफेंडर्स 2024 है। सऊदी अरब का सदा तंसिक, UAE का डिजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास, किर्गिस्तान का खंजर सैन्य अभ्यास, मलेशिया का समुद्र लक्षण सैन्य अभ्यास, सेशेल्स का आता है लामेतिया सैन्य अभ्यास, थाईलैंड का अयुत्याथा सैन्य अभ्यास, जो कि इंडो थाई कोपोर्ट के अंतर्गत आता है। सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास में घरेलू सैन्य अभ्यास सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेशन सर्वशक्ति, जो कि थल सेना में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान के मंसूबे का जवाब देना है और 2003 में थल सेना में सीमा पार घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को निपटने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया था। भारत शक्ति, जो कि इस नाम से नेताओं ने फायरिंग और युद्ध अभ्यास में राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। अब आता है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसमें आता है अभ्यास डिजर्ट नाइट,
जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा फ्रांसीसी वायुसेना व अंतरिक्ष बल तथा संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना में भी हिस्सा लिया था। IMT ट्राइलेट 2024 जो कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल की एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। अभ्यास दोस्ती 16 जो कि भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच 16वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 शुरू किया गया है और इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहा है। अब आता है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो कि सी ड्रैगन अभ्यास है, जिसे समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना और अन्य भागीदार देशों में नौसेना के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए किया गया। मिलन 2024 अभ्यास जो कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस जो कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन सेशल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में किया गया। अब आता है स्टीड फार्ड डिफेंडर 2024 अभ्यास जो कि नाटो में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फार्ड डिफेंडर 2024 शुरू किया गया। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है इसमें एक शुद्धि पत्र दिया गया है कि आपकी जो मैगजीन मतलब कि जो PT 365 IR का कराया गया था, जिसमें आर्टिकल 4.5 में जेनेवा कन्वेंशन और रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित न्यूज़ में जो काला सागर का चित्र चित्रित किया गया है उससे सटे देशों को दर्शाता है, तो वो गलत तरीके से उसमें दिखाए गए थे और इसमें इस तरीके से ये प्रमुख राइट है। तो आप जब वो पढ़ेंगे तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं।